अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पोर्ट्स 360 के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद और आज की टॉप स्टोरीज़ में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीम्स एक मरतबा फिर आमने सामने होंगी नेशनल स्टेडियम कराची में। पहला T20 मैच कल खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने 63 रन से कामयाबी हासिल की, सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। इसके साथ साथ दीगर टॉप स्टोरीज में हमारे साथ पास आज की जो दीगर खबरें हैं, क्रिकेट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे। यूएफए चैंपियंस लीग की बात करेंगे। ड्रॉज हो गए हैं, रीड्रॉज हुए हैं, इससे कबल ड्रॉज हुए थे। टेक्निकल एरर बताया जा रहा है, वो टेक्निकल एरर क्या है वो भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ऐसा हुआ और ऐसा क्यों कर हुआ या फिर ऐसा हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे हम फार्मूला 1 की। दुनिया को नया वर्ल्ड चैंपियन मिला है। वर्स्टैपन ने आखिरी लैप में 2.2 सेकंड के फ़र्क से वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कहा जाए कि लुइस हैमिल्टन से छीन ली तो गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ हम आखिर में बात करेंगे एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट की। पाकिस्तानी टीम आज अपना मैच खेलने जा रही है जापान के खिलाफ और 5 टीम्स ढाका में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम के लिए हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं और दुआएं भी हैं कि कौमी टीम अपने एजाज़ का दिफा करे। मुश्तरका चैंपियन है पाकिस्तान और भारत। ये तमाम स्टोरीज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, हमारे साथ नमूद मुस्लिम मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अवैस, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल का मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली मैच जीत लिया। तकरीबन वन साइडेड ही रहा मैच, सिवाय एक वक्त के जब बाबर आजम पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। नमूद, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है या अकील ने गेंद अच्छा कर दिया? अकील की गेंद भी अच्छी थी, ये ना कहें कि चलो बाबर आजम के ऊपर रखते हैं, ठीक है टॉप बैट्समैन है, लेकिन अकील की बॉल अच्छी थी कि एक बिल्कुल ज़ीरो पे आउट करते ना उसको ख़ासतौर पे जिसके बारे में कहा जा रहा हो कि वो टॉप रैंकिंग में टॉप जा रहा है उसको। खैर बाबर आजम को कोई मसला लग रहा है, शायद वो कप्तानी उन्होंने सर पे ले ली है या वो ये समझ रहे हैं कि जी सिर्फ कप्तानी ही करनी है और अपनी परफॉर्मेंस का ख्याल नहीं करना। बांग्लादेश में भी देख लें उनको, आप वहाँ पे कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके पहले मैच में। अब तो आपकी होम सीरीज थी तो यहाँ पे भी कम से कम पिच पे तो खड़ा होना बनता था उनका T20 का। आप वर्ल्ड कप में ये बता के आए कि जी आपसे अच्छा आपकी टीम से अच्छा कोई खेल नहीं सकता। ठीक है आगे आप हार गए थोड़ा सा लेकिन ये कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आए थे आप, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कप्तानी जब सर पे आ जाए तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा गिरना शुरू हो जाए। इस चीज़ से बाबर आजम को देखना होगा कि अपनी कप्तानी के मामलात में वो अपनी जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है वो ख़राब ना हो। अगर आज के मैच में भी अगर वो स्कोर नहीं कर सकते, यकीनी तौर पर सिलेक्टर्स के लिए मसला हो जाएगा इस हवाले से कि शायद इनकी कप्तानी भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि दूसरी सीरीज़ है ये और दोनों टीमें कोई इतनी मुश्किल टीमें नहीं थी है अभी। ऐसा क्यों होता है नमूद के एक प्लेयर कप्तान भी है और उसने परफॉर्म किया है, हमने उसको हीरो बनाया और जैसे ही वो परफॉर्म नहीं करता 2 इनिंग्स 4 इनिंग्स में तो वो जो नापसंदीदा लिस्ट है उसमें आ जाता है। नहीं, नापसंदीदा लिस्ट बिल्कुल नहीं है, ये इसको गलत समझ रहे हैं कि नापसंदीदा। बेसिकली जो खिलाड़ी है या जो भी जो परफॉर्म कर रहा होता है वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे ही आगे जाता है। बाबर आजम अगर आज हर बच्चे को पसंद है, दुनिया पसंद करती है, दुनिया में उसके फैन मौजूद है, तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से है। उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी तो यकीनी तौर पर जाहिर है कि उसकी वही वो जो शोहरत है, वो जो उसकी क्या कहेंगे उसके पीछे जो फैनशिप है वो कम होगी। उसके साथ साथ चीज उसके हर बंदे की उसके काम से है, अगर उसके काम में कोई मसला है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। अवैस इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अवैस कह रहे हैं कि प्लेयर बड़ा प्लेयर है तो अभी ऑफर भी बात होती है। अवैस, कल टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। गोखे मगरिब के बाद ही मैच हुआ, ड्यू फैक्टर था उनके जहन में या फिर चेज करना चाह रहे थे, पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे? क्यों ऐसा फैसला? हमने देखा कि शायद वर्ल्ड कप का फॉलो ऑन था ये। आप देखें, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है रिजवान। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसकी कोई परफॉर्मेंस इतनी खास वर्ल्ड कप में भी नहीं रही थी। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़, बल्कि हम सारे ये बात करते हैं कि जानी जाती है वर्ल्ड T20 के लिए, खास करके पूरी दुनिया के उनके लड़के जो उनसे हैं वो T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेलते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि उनको जो सबसे ज़्यादा झटका जो खास करके पाकिस्तान सीरीज़ में ये था कि जो उनके सीनियर कैंपेनर्स जैसे क्रिस गेल रिटायर हो गए, ब्रावो चले गए, तो उनको वो बड़ा एक झटका था। आपने देखा होगा सिर्फ 2-3 जो उनसे लड़के उनके पोलार्ड का फिर इंजरी का भी जो उनसे, तो वो ऑब्वियसली हर्ट कर रहा है उनको। आप देखें 2-3 लड़के उनके सीनियर कैंपेनर्स कल थे, लेकिन फिर 3 लड़के जो उनसे हैं जो कि बैकबोन समझे जाते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम की, उनको अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की वजह से इस वक्त वो बबल के अंदर है, तो वो नुकसान उनको नज़र आ रहा था। कल जो आप खास करके बाबर आजम की बात करें, देखें आपको कराची विकेट का ये है, कराची विकेट में अभी पाकिस्तान सुपर लीग की भी आप पिछले मैचेस देखें ना, जितने भी मैचेस हुए चेस करते हुए टीम जीती है वहाँ पर।
पाकिस्तान ने 200 स्कोर किया, स्कोर बहुत बड़ा था इस T20 के अंदर। देखते हुए ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की टीम वो ज़रूर नहीं है। पाकिस्तान के आपने देखा बैट्समैन भी जल्दी आउट हुए, बाबर आजम आउट हुए। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान में नज़र पता है क्या वर्ल्ड कप से भी आ रही है, वो ये है कि हर एक प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी का पता है कि हमने क्या करना है किस स्टेज पे जाके। एक बैट्समैन पे वो रिलाई नहीं करते, जो हम पहले बात करते थे कि यार बाबर आजम और रिजवान अगर खुदा ना खास्ता आउट हो गए तो पीछे लाइन लग जाएगी। ज़रूर मुझे पता वो सोच रहे होंगे कि अभी भी लाइन लगी थी। बाबर आजम के बाद इफ्तिखार ने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया, आसिफ ने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन जो फखर जमान का थोड़ा सा मुझे ना असल मसला मुझे फखर जमान का बड़े बिल्कुल ठीक है। इस मैं वक्त हमारे साथ सना अमीर भी मौजूद है, साबिक कप्तान है कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हसन चीमा भी मौजूद है हमारे साथ। अब दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सना, आज के मैच के हवाले से तैयारी, आज भी फैसला टॉस पर डिपेंडेंट होगा, जो टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग की तरफ जाएगी, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड बड़ा अच्छा जा रहा है। कराची स्टेडियम में इवन पहले बैटिंग करके भी पिछले 5 के 5 मैच यहाँ पर जीते। तो आई थिंक टॉस से पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। दोनों तरह से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है और 200 रन कंसेक्यूटिव पिछले 4-5 दफ़ा जब T20 में उनको पहले बैटिंग दी गई है तो उन्होंने किए हैं और उसको फिर सक्सेसफुली डिफेंड भी किया। अभी तक कोई मैच पाकिस्तान की लड़कों की टीम कराची स्टेडियम में T20 का नहीं हारी। तो आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस पे जा रहे हैं और टॉस पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं है, पर क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। कल हमने ग्लिम्पसेस देखे हैं कि ये नई जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है ये पैचेस में अच्छा किया, पर जहाँ पे भी ये पूरा 20 ओवर अच्छा करेंगे तो ये प्रॉब्लम दे भी सकते हैं। बिल्कुल सही। हसन, कल हमें बॉलिंग में अपने प्रोस्पेक्ट नजर आए, जिस तरह से वसीम जूनियर ने परफॉर्म किया, 4 विकेट्स हासिल की, गो कि उनको अच्छे स्ट्रोक्स भी लगे, विकेट काफी सपोर्टिव थी बैटिंग के लिए। इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी काफी बेहतर थी। हसन, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा सना, इसी सवाल का आप जवाब दीजिएगा। हमारी टीम की कल बॉलिंग एनालिसिस अगर किया जाए तो 4 विकेट्स हासिल की वसीम जूनियर ने, 3 शराब ने तो खैर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की थी। बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही वहाँ पर। अगर आप देखें तो नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी ब्रेक भी मिल रहा था उनको। और उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर के लिए बड़ी खुशी हुई, बहुत ही अच्छे यॉर्कर्स उन्होंने ट्राई किए। फास्ट बॉलर्स सब ने एक विकेट ली, ज़्यादा विकेट नहीं ले सके, पर उनके यॉर्कर्स इतने कंसिस्टेंट थे और इतने अच्छे एरिया में थे और नए और पुराने दोनों बॉल से वो कर सके। तो ये बड़े अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही। हसन से हम बात करेंगे और हसन से जानना चाहेंगे। हसन, 18 T20 मैचेस एक कैलेंडर ईयर में जीते कौमी क्रिकेट टीम ने एक और एजाज हासिल किया, अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। 2018 का रिकॉर्ड 2021 में बेहतर कर लिया और भी रिकॉर्ड्स बेहतर हो रहे हैं। हमारी T20 फॉर्मेट काफी सूट कर रहा है पाकिस्तान टीम को। हाँ, काफी हद तक आपकी ये जो पूरी जनरेशन जो है, जो पोस्ट PSL आई हुई है, ये इनका हम वर्ल्ड कप के दौरान भी बात कर रहे थे कि इनका एक एक्सपीरियंस है, स्पेशली एशियन कंडीशंस में खेलने का। इतने ज्यादा ये T20s खेले हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम के ऑलमोस्ट अब आप कह सकते हैं 100 से ज्यादा ओवरऑल T20s भी हो चुके हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम उन्होंने UAE में खेले हैं या पाकिस्तान में खेले हैं। तो इन कंडीशंस में अनलेस कि आपकी अगेन वही इंग्लैंड इंडिया वो उन दो के लेवल की टीम्स आए, मोर ऑफन देन नॉट यू विल आई फील लाइक कि आप बाकी हर टीम से इक्वल या बेहतर ही होंगे। तो एंड फिर आप ये कंसिडर करें कि आपका एक टेम्पलेट, आपका एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल बन गया हुआ है कि रिजवान के आने के बाद से पहले आपका ये होता था कि एक एंकर एक बैंगर आप टॉप होता था। अब आप 2 एंकर्स ऊपर रखते हैं। आपकी कोशिश ये होती है कि 10 ओवर्स में 70 से 80 तक ये स्कोर और बेसिकली मैच को T10 ऑलमोस्ट बना लिया जाए। आखिरी 10 ओवर में 100 प्लस स्कोर करके वो किया जाए। वो उस पे आपके उसूली इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो वो चीज़ है वो चलती जा रही है। एंड हैविंग रिजल्ट्स तो उससे मिल रहे हैं मतलब ना। रिजवान की जो फॉर्म है और बाबर की जो फॉर्म है वो आपके सामने है। लाइक बाबर ने भी अभी एज वनडे में जब से वो कप्तान बने 78 की एवरेज है। T20 में हाँ बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने स्कोर नहीं किया था, बट लाइक यू लुक एट द वर्ल्ड कप 6 मैचों में 300 से ऊपर स्कोर किया था। तो जब इस तरह दोनों आपके ओपनर्स की फॉर्म लगी है तो फिर इवन फ्लॉड स्ट्रैटेजी जो है वो भी कामयाब रहती है। बिल्कुल सही। हसन और सना, आप हमारे साथ ही रहेगा। नमूद, बाबर आजम आज के मैच में यकीन तौर पर प्रेशर भी होगा, कप्तानी का प्रेशर भी है, दूसरा सीरीज लॉक करनी है आज हमें, सीरीज जीतेंगे, होम सीरीज है हमारी। तो आज
कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं टीम में या फिर हम उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे? देखिए कल भी बल्कि बैठे हैं मेरे साथ, कल ही डिस्कस कर रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका दें और वही हुआ जो उसने किया कल ख़ास तौर पर। चीज़ें यही है कि अब बाबर की बात करें, बाबर के लिए सबसे बड़ा यही है कि वो टीम को लेके चले। उसकी अभी भी पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि वो जब टीम को लेके चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। ठीक है, एक होगी, दूसरी सीरीज़ हो गई, लेकिन आज के मैच में जाहिर है कि इसको देखना है उन्होंने ख़ास तौर पर कि एक तो अपनी वो जो मुसलसल जीत है, 18वीं जीत से 19वीं जीत की तरफ जाना है, फिर सीरीज़ भी सामने है, तो जाहिर है कि ये आज का मैच खासा अहम होगा। वैसे मेरे अंदाजे से अगर कल का अगर आप देख लें स्कॉर, तो वो कोई बुरा स्कॉर नहीं था, अच्छा स्कॉर था, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है कि अब तजर्बा करने के बजाय आखिरी मैच में करना चाहे, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीली होगी। अच्छा अवैस, हमने इफ्तिखार को खिलाया, आसिफ को खिलाया कल के मैच में, और नवाज ने कल बड़ा अच्छा किया में, और नवाज की जो पहले इनिंग्स थी 10 गेंदों पर 30 रन, और उसके बाद जो बॉलिंग की, जो बॉलिंग थी नवाज की, वो भी शानदार बॉलिंग थी। तो हमारे पास अब बेंच स्ट्रेंथ, जैसे आप कह रहे थे कि हमारे तमाम रोल्स डिफाइंड हैं और डिफाइंड रोल्स प्लेयर्स को पता भी हैं, तो ऐसे में तजर्बा करना ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा हमारे लिए? देखिए एक चीज़ तो आपको पता है अच्छी है कि जब रमीज़ राजन भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग कोशिश यही इसी के अंदर है कि जो बेंच अपना जो आपका जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसी को हम कैरी करें, जो अगला वर्ल्ड कप क्योंकि 6 महीने 6.5 महीने जो दूर है उस तक हम लेके जाएं, क्योंकि आपका एक जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं भी चाहता हूं कि वो टूटे ना, जिस तरीके से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें सबसे देखें हमेशा एक बात की जाती है ना कि जब आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग हो, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी जगह लेने वाला लड़का बाहर बैठा हुआ है। नवाज एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस थी, अंडररेटेड बॉलर है, उनको बड़ा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन कल आप देखें उनके जो 30 रन थे वो बड़े वैल्यूबल थे पाकिस्तान टीम के लिए। जब मैंने आपको कहा ना कि देखें नीचे इफ्तिखार, आसिफ आउट हो गए, तो एक कुछ ना कुछ अपनी अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी, हैदर और नवाज ने अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म किया, तो एक अच्छी उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर विद द बॉल उन्होंने आउट भी किए, खास करके वसीम जूनियर की बात करूं मैं, उनकी मुझे याद है केपीएल से बात करता हुआ हूं कि यार उनकी कंसिस्टेंटली विद द बैट विद द बॉल परफॉर्मेंस रही है। अभी आपने उनको बैटिंग में इतना यूटिलाइज पाकिस्तान टीम ने किया नहीं, क्योंकि अभी इतने मैचेस वो खेले नहीं है। लॉन्ग हैंडल वो यूज़ करते हैं, काफ़ी पावरफुल हिटिंग भी है उनकी, और वो आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। लेकिन जो बेंच लाइनअप की आपने बात की, मेरी पर्सनल ये चीज़ है कि इतनी क्रिकेट है आपकी, आपको पता है इसके बाद पीएसएल है, पीएसएल के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिर आपका वर्ल्ड T20 भी आने वाला है, कि इतनी ज़्यादा आपके पास क्रिकेट है कि आपके जो प्लेयर्स हैं, खास करके शहीन शाह अफरीदी जैसे हो गए, इनको रेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो मेरी कोशिश मुझे है कि धानी को यहाँ पर खिलाया जाए, क्योंकि जब आपने नए फेसेस ट्राई करने, और जैसे बाबर ने भी कहा कि वो बड़ा उनकी है कि नए लड़कों को चांस दिया जाए, तो ये प्रॉपर कंडीशन है जहाँ पर आप उन लड़कों को चांस दे के उनको आप अपना परफॉर्म करने की दे सकते हो। बिल्कुल, चांस तो हमारे पास है। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है, उसके बाद पीएसएल होगा, नए चेहरे भी और इमर्जिंग जब प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो फिर इस बेंच के ऊपर भी प्रेशर आता है। बहुत सारे प्लेयर्स अनपिक्ड रहे और गो के डिफरेंट लीग्स में परफॉर्म किया, उन्होंने T10 में परफॉर्म किया, और अब जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है उस पर भी बात, तो वहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को पिक नहीं किया गया, कंजेशन है प्लेयर्स की, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थे, टीम्स की तादाद कम है, यही दिखाई दे रहा है। हसन, जो टीम परफॉर्म कर रही है, खासतौर पर अभी अवैस बात कर रहे थे वसीम जूनियर की, तो हम देखते हैं कि दुनिया क्रिकेट में जब इस तरह का ऑलराउंडर टीम का हिस्सा होता है, प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है, तो वन डाउन या उसको नंबर 4 की पोजीशन पर खिला दिया जाता है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ऐसे करेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो आई डोंट थिंक कि इवन जो आपके मेन जो ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ भी नवाज को भी कभी 3 या 4 पे, या शादाब को कभी 3 या 4 पे नहीं खिलाया, तो आई डाउट के वसीम को भी करेंगे। वसीम का इवन जब लास्ट ईयर पीएसएल खत्म हुई थी तो हमने जो उसको प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंगली तो यही था कि इस साल वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और नंबर 6 पे वहाँ पे बैटिंग करे। जितनी ज्यादा वो 4 डे क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में जितनी ज्यादा बैटिंग करेगा उतनी उसकी बैटिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि उसके पास अभी शॉट्स हैं, लेकिन मतलब बैटिंग करना और शॉट्स मारने का जो फर्क है वो अभी तक इतना वाज़ेह उसका क्लियर नहीं हुआ। तो फिर लेकिन क्या हुआ कि वो इवेंचुअली फॉरन ही पाकिस्तान टीम में आ गया, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गया। एवरी स्टेप ऑफ द वे उसने स्टेप अप किया है कि आप इस बात से अंदाजा लगाएंगे। फरवरी में उसने अपना T20 डेब्यू किया था, नेशनल T20 भी कभी नहीं खेला हुआ था पीएसएल से पहले, और साल के एंड तक वह पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। तो उसकी ग्रोथ तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हुई है, लेकिन हमने बार बार यही देखा कि हम जल्दी लड़के को डेब्यू करा देते हैं और फिर उसको जब धचका लगता है तो उसको तब कैसे सपोर्ट देनी है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अभी उसको उसकी बॉलिंग पे कंसंट्रेट करने दें, उसको उसकी फील्डिंग पे कंसंट्रेट करने दें। एज अ बैटर जब उसको मौके मिलेंगे, जब वो एक दो दफा नीचे से आगे स्कोर करेगा, वंस ही हैज दैट कॉन्फिडेंस, तभी आप उसको ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपने अभी उसको किया तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे ख्याल से वो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जो उसका टैलेंट है। बिल्कुल सही। सना, कल के मैचेस में हमने देखा कि
अच्छा सना हमारे साथ नहीं है अब नमूद कल के मैचेस में कल का जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान की इनिंग्स में जो मैं 4 छक्के लगाए हैदर अली ने और 2 छक्के नवाज ने लगाए। इसके अलावा में रिजवान की तरफ से कोई छक्का नजर नहीं आया। आसिफ अली ने कोशिश की, कैच आउट हो गए। इफ्तिखार ने कोशिश की, आउट हो गए। फ़खर जमान ने कोशिश की, आउट होगी। तो क्या ये कराची के नेशनल स्टेडियम में छक्का लगाना मुश्किल काम है? तो छक्का लगाना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ये अगर आप देखें, जैसे आपने सबसे बड़ी बात की है रिजवान की कि रिजवान से छक्का नहीं लगा, लेकिन रिजवान का स्कोर भी देखे ना कि उसका स्कोर कितना फिट था। सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाला 78 बनाए हैं, 78 स्कोर उसने बनाया है। जाहिर है कि जिस वक्त बाबर आजम चले गए तो उसके बाद रिजवान का वैसे छक्का मारना बनता भी नहीं था कि वहाँ पर एक ओपनर चला गया, दूसरा ओपनर जिसके ऊपर आप जैसे आपने शुरू में बात की, अब हमारे यहाँ यही सोच अब बन चुकी थी खासतौर पर वर्ल्ड कप के बाद। ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू कर रही है कि अगर बाबर आजम और रिजवान आउट हो गए तो पीछे कौन खेलेगा। अभी भी फ़खर जमान की बात हुई कि वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सका। ठीक है, आगे जाके हैदर अली ने खेल लिया, मैन ऑफ द मैच भी बन गया, लेकिन जाहिर है कि अच्छा परफॉर्म किया T20 के लिहाज से। सही छक्के चौके वाला उसने बताया कि जी हाँ जी ये हम यहाँ पे स्कोर करते हैं, जाहिर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि छक्का लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन वहाँ पर विकेट बचाना मुश्किल था और टॉप स्कोरर हो गए वो। अगर वो छक्के लगाते तो उनके साथ भी वही होना था जो दूसरों के साथ हुआ खासतौर पर। अच्छा, तो अवैस अब 78 ऑड रन किए कल रिजवान ने एक दफ़ा फिर, और हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करते रहे और अभी ओवर्स भी बाकी थे, अच्छा खेल भी रहे थे, टच में नजर आ रहे थे, लेकिन सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पा रहे रिजवान। ये गुज़िश्ता कुछ इनिंग्स में नजर आया ना। आपने जो रिजवान बात की ना अपना कि ज़रूरी होता है, ऑब्वियसली एक बैट्समैन के लिए ज़रूर होता है कि वो बाउंड्री लाइन को क्लियर करे, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोटेट द स्ट्राइक। आपको याद होगा जिस वक्त वर्ल्ड कप भी था, बाबर आजम और रिजवान रोटेट द स्ट्राइक उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। खास करके इंडिया के मैच में आप देखें कि प्रेशर बिल्कुल अपने ऊपर नहीं आने दिया था, रोटेट बड़ी अच्छी हो रही थी। बल्कि आपको पता है हमेशा पाकिस्तान जब भी दूसरे नंबर बैटिंग करने आया तो उसको हमेशा मुश्किलात का सामना हुआ है, लेकिन वो रोटेट द स्ट्राइक ने प्रेशर दूसरी टीम पे रखा है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती रही है रिजवान की। आप देखें जो बॉल उनको नज़र आती है कि वीक है, उसको जिस तरीके से प्लेसमेंट भी करते हैं, खास करके मिड विकेट ऑन मिड ऑन जो एरिया उनका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो रिजवान ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। ज़रूर मैं कहता हूँ कि मायूस कुन थोड़ा बहुत यह है कि 100 वो नहीं कर पाए, लेकिन आपको पता है काफ़ी रिकॉर्ड्स भी उन्होंने तोड़े हैं, लीडिंग स्कोरर भी बने हैं दुनिया क्रिकेट के। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और जो अच्छी चीज़ फिर मैं कहूँ कि मुझे इस टीम में नज़र आती है कि हर एक प्लेयर को अपना जॉब रोल डिफाइन है, उसको पता है कि मैंने प्रेशर नहीं लेना, मैंने एग्रेसिव खेलना है। आपने वर्ल्ड T20 में भी देखा होगा कि एग्रेशन लड़कों में मौजूद था, उनको पता था कि हमने प्रेशर सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो एक T20 है, ज़रूर बाबर आजम की जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि बांग्लादेश और इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन बड़े प्लेयर हैं, आपको पता है कैप्टन भी हैं, दुनिया जानती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर हैं। सिर्फ बैक इन द फॉर्म आना, और एक मैच अभी हुआ आपको पता आज एक दूसरा मैच है वेस्ट इंडीज़ का, इंशाल्लाह अच्छे कलर्स में देखेंगे उन्हें। वो बिल्कुल अच्छे कलर में देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात को ये कर ले कि देखिए रिजवान की बात कर रहे हैं ना, रिजवान आपको 4 छिक्के जो नजर आ रहे हैं हैदर के नजर आ रहे हैं कि हैदर ने 4 छिक्के बड़े शानदार मार दिए, लेकिन आपने 10 चौके रिजवान के नहीं देखे। जो 10 चौके उसके हैं, बाउंड्री लाइन क्लियर हुई है वहां पर भी, बिल्कुल, और अच्छे प्लेसिंग अच्छी थी। जी जाहिर है वो अच्छा है, और स्ट्राइक रेट भी 150 रहा उनका। तो जाहिर है कि जो उनके जिम्मे था उन्होंने करके दिखाया वो। बिल्कुल सही है हसन। पाकिस्तानी टीम ने कल के मैच में तो अच्छा परफॉर्म कर दिया। आज का जो मैच है वो हम खेलेंगे और कोशिश करेंगे जीतें और सीरीज अपने नाम करें। आज के मैच के हवाले से क्या प्रोस्पेक्ट है कराची में, क्या सूरत हाल है मैच के हवाले से, क्या समझ रहे हैं? आज हम पहले बैटिंग करेंगे या टॉस अगर जीतते हैं तो पहले हम बॉलिंग करेंगे? वो डिपेंड करेगा, मतलब आपकी टीम की मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर। जनरली तो आपने एशिया में जब भी देखा है टीम्स प्रेफर करती हैं चेस करना, क्योंकि आपको टारगेट का भी पता होता है, कई दफा ड्यू फैक्टर भी आ जाता है और बड़ी वजूहत होती है। इट इज इजियर T20 क्रिकेट में कि अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हो। पाकिस्तान ने हमने पहले भी कई दफा देखा, जब पाकिस्तान में खास तौर पे खेल रहे होते हैं तो पहले भी बैटिंग करते हैं जस्ट टू टेस्ट आउट के वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इवन वर्ल्ड कप में भी हमने देखा जो ग्रुप स्टेजेस के एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज मैचेस थे, आई थिंक नामीबिया वाला और स्कॉटलैंड वाला, तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की इसलिए ताकि आपको पहले बैटिंग करने का एक तौर तरीका जो है समझ आ जाए, जो कि काफी हद तक आपको सेमीफाइनल में हेल्प किया था। ऑल्दो इवन तब भी आप फेल्ट लाइक 15 से 20 रन शॉर्ट रहे थे। तो ये आप कर सकते हैं, बट अगर डिपेंड करेगा आपने क्या टीम खिलानी है। बिकॉज द थिंग इज के वेस्ट इंडीज की जो एक लेजेंडरी जनरेशन थी जो 2 वर्ल्ड T20 जीती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन होगी। जो अगली जनरेशन आ रही है, अभी हेटमायर और लोइस नहीं खेले, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है, मतलब आपके ओडीन स्मिथ, रोमारियो शेफर्ड, डोमिनिक ड्रेक्स, निकोलस पूरन, ये काफी टैलेंटेड लड़के हैं यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में
अब आपके पास मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही कोई आसान टीम है, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी लगी हुई है, आपकी जो फॉर्म लगी हुई है, जिस तरीके से आप परफॉर्म करें, जो आपकी एक डोमिनेंस है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 11 के साथ भी और टॉस के साथ भी और प्लानिंग के साथ भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस तरह से कोई मतलब फिक्र करनी चाहिए, बल्कि इस तरह जाना चाहिए कि ये मैच ऐसा हो कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, जितनी ज्यादा नई चीजें ट्राई कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल सही, ज़रा से ज़रा रोटेशन कर सके और नई चीज़ें ट्राई कर सकें। हसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नमूद मुस्लिम और सैयद मोहम्मद अवैस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हम यूएफए चैंपियंस लीग के ड्रॉज की। ड्रॉज में एक दफ़ा दोबारा हुए हैं ड्रॉज और अब टीम्स के मुकाबले कुछ तब्दील हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। Here he goes again. नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं स्पोर्ट्स 360 में। और अब कुछ बात करेंगे हम फुटबॉल की। यूएफा चैंपियंस लीग, साल की सबसे बड़ी यूरोपियन लीग। हसन, रीड्रॉस हुए और 3 घंटे के वक्फे से रीड्रॉस करने पड़े। हमारे नाज़रीन को बताइएगा रीड्रॉस क्यों हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट था जो सामने आया ड्रॉस के दौरान। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि पहले तो उन्होंने ये जब ड्रॉ हुआ तो उस वक्त ऑलरेडी सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहा था कि यूएफा ने ड्रॉज जो है वो थोड़े से उनमें 2 नंबरी की है पीएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच रखवाने के लिए।
पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का वियारियल के साथ मैच होने लगा था, वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीजें देखने को मिली। तो इमीडिएटली जिस तरह का रिएक्शन आया, तो यूएफा रादर देन के इसको इशू बनाया, और प्रॉब्ली उनके लिए भी, उनकी नजरिए से भी सही थी बात कि मेसी और रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग में 2011 के बाद से कभी मैच नहीं खेला हुआ, तो इससे बड़ा मैच इनका नहीं हो सकता था। लेकिन उनको फिर दोबारा रीड्रॉस करने पड़े। जो इंटरेस्टिंग बात उसमें मुझे ये लगी कि रियल मैड्रिड, जिनका आई थिंक बेंफिका के साथ मैच था, जो कि एक कदरे लोअर टीम है, तो उन्होंने कहा कि जी ये ड्रॉज में जो गलतियां हुई हैं वो हमारे ड्रॉ, हमारे मैच निकलने के बाद हुई हैं, तो हमारा उसी तरह मैच रखा जाए। लेकिन यूएफा ने सारी टीमों के दोबारा से ड्रॉज किए, और अब रियल मैड्रिड का पीएसजी के साथ मैच है, तो मेसी का रोनाल्डो के साथ नहीं होगा, लेकिन मेसी एंड नेमार एंड एम्बापे वर्सेस रियल मैड्रिड होगा, जिसे आई एम श्योर रियल मैड्रिड वाले तो खुश नहीं होंगे, काफी टीमें जो है वो खुश नहीं होंगी। लेकिन एंड ऑफ द डे ये आई थिंक ये स्पोर्टिंग बॉडीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी इंटेग्रिटी और वो उनकी जो साख्त होती है उसको वो मतलब कि वो अच्छा हसन, सुनने में प्रोटेक्ट तो आया था करेगी। कि एक टेबल टॉपर टीम थी गालिबन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको उन्होंने अपने ड्रॉज के लिए शामिल ही नहीं किया था। हाँ, वियारियल के साथ जो उनका था, जब उस ड्रॉ में था तो उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम नहीं रखा गया, तो वहीं से बात शुरू हुई कि ये चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी का आपस का मैच, और जब वो वाकई में निकल आए तो फिर फॉरेन रिएक्शन आ गया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से भी, पुराने फुटबॉल प्लेयर से भी, ऑब्वियसली फुटबॉल के सारे फैन से भी। तो इमीडिएटली विद इन 3 घंटे में उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक आधा पौने घंटे बाद ही प्रेस रिलीज जारी कर दी कि 2 बजे यूके टाइम, जो इधर आई थिंक 7 बजे थे, 7 बजे पाकिस्तान के रात के वक्त आपका रीड्रॉ होगा। और उसके जी। दरमियान में क्लब ने कोशिश की, जिनको लगा कि उनके लिए अच्छे ड्रॉज हुए हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये रीड्रॉज ना हो, लेकिन यूएफा बड़ा एडमेंट था कि जी दोबारा से रीड्रॉज होंगे। तो आमतौर पे आप यही देखते हैं, जो स्पोर्टिंग बॉडीज होती हैं वो यही चाहती हैं। लोग समझते हैं कि उनकी कोई अल्टीरियर मोटिव होते हैं, उनका वाहिद अल्टीरियर मोटिव ये होता है कि बड़े से बड़े मैच हों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कि एक वजह है कि हर जब भी आईसीसी इवेंट होता है तो आपको नहीं पता कि रैंकिंग्स कि किस डिसीजन की बेसिस पे ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जब भी आईसीसी का इवेंट होगा तो पाकिस्तान और इंडिया सेम ही ग्रुप में होंगे। तो इसी तरह बाकी दुनिया में भी होता है, और जहाँ पे जब आप पकड़े जाते हैं, आईसीसी तो इस तरह मतलब हर दफा रूल्स चेंज कर देता है, जबकि यूएफा के जो रूल्स हैं वो तो ऑलमोस्ट पिछले 13-14 साल से इसी तरह हैं। तो जब वो पकड़े गए तो फिर उन्हें इमीडिएटली उसको करेक्ट करना पड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सना, आपको फुटबॉल वाले सेगमेंट में अब हम देखते हैं कि राउंड ऑफ 16 स्क्वीज होती जा रही है यूएफा चैंपियंस लीग, और जो मजबूत टीम्स हैं वो अब आमने सामने होंगी। हमें बायर्न म्यूनिख की टीम नजर नहीं आ रही। अब जर्मन लीग इतनी बड़ी लीग है, अब बोरुसिया डॉर्टमुंड है, वो टीम्स उस तरह से सामने नहीं आ रही है राउंड ऑफ 16 में। बिल्कुल, जैसे हसन ने बात की है, कमर्शलाइजेशन जब से स्पोर्ट्स की हुई है तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेटेजिकली कि कौन सी टीम कब खेले, और जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स के फॉर्मेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ये ओवरऑल जो भी कमर्शियल चीज़ें चल रही होती हैं। सो अब रैंकिंग्स को भी हमने देखा है बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, सबके अंदर बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। बट ये ऑफ कोर्स ये सारा कुछ पार्ट है कमर्शलाइजेशन का, कमर्शलाइजेशन की वजह से। और अभी जो रीड्रॉज हुए हैं, हसन ने तो बता दिया कि ये इंटरेस्टिंग फैक्टर था और इसमें भी कमर्शलाइजेशन ही शामिल थी। तो अब इंटरेस्ट बरकरार रहेगा व्यूअर्स का, जो फैंस हैं वो सना से आई थिंक हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया। हसन, इंटरेस्ट बरकरार रहेगा जितने भी व्यूअर्स हैं, फैंस हैं टीम्स के? हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि जो एक चीज है, देयर इज अ रीजन कि फुटबॉल जो है दुनिया की सबसे मकबूल स्पोर्ट है, और लाइक फुटबॉल के कोई करीब भी स्पोर्ट नहीं आती, बिकॉज उसमें जिस तरह मर्जी हो, इतनी ज्यादा हिस्ट्री और इतने ज्यादा मल्टीपल क्लब्स और मल्टीपल मतलब हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज और इतना सब कुछ इन्वॉल्व होता है कि उसकी जो ऑडियंस है या उसका जो फर्वर है वो कभी भी नीचे नहीं जाता। और चैंपियंस लीग जो है अब इस तरह एक इतना एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट है तो वो 50-60 जब यूरोपियन कप होता था तब से है, बट अब वो इतना इट्स सो मच अ पार्ट ऑफ फुटबॉल का कैलेंडर। और मतलब इस हद तक बात आ गई हुई है कि प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है कि कुछ प्लेयर्स चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए चैंपियंस लीग जीतना होता है। तो बिल्कुल सही। बेशक आपको वो यूएफा को वो मैचेस ना मिले जो वो चाहते थे, उनको रीड्रॉ करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यूअरशिप या इस तरह की चीजों में कोई कमी आएगी। आई स्टिल फील लाइक के चैंपियंस लीग अभी भी मतलब क्लब फुटबॉल का तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और उसको उसकी इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो राउंड ऑफ 16 के बाद लास्ट 8 में तो वो मैचेस मिल सकते हैं ना व्यूअर्स को, जो यूएफा चाह रहा था?
मोस्ट प्रॉब्ली हाँ, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि लास्ट 8 तक तो आपके जो बेसिकली 10 से 11 बड़े क्लब जो है जो सॉरी, जिनको सुपर क्लब कहा जाता है, वो उनके आपस में 2-3 के मुकाबले होने थे। अभी अभी जैसे पीएसजी और रियल मैड्रिड का हो रहा है, और इंटर और लिवरपूल का हो रहा है। तो उसके अलावा मोस्टली मतलब इतने आप कह सकते हैं इक्वल मुकाबले नहीं है। इंटर का पहले आयक्स के साथ हो रहा था, जो एटलेटिको और यूनाइटेड ओरिजिनल का भी ड्रॉ तो में था, स्ट्रांग जिसके लिए मुकाबला मैं होगा। बड़ा एक्साइटेड था जी। एटलेटिको और यूनाइटेड। एथलेटिको और यूनाइटेड दोनों का ये मसला है कि ना एथलेटिको वो टीम है जो आज से 5 साल पहले थी, ना यूनाइटेड वो टीम है जो आज से 10 साल पहले थी। हाँ, एथलेटिको डिफेंडिंग लीग विनर्स हैं, लेकिन वो पिछले साल लीग टाइटल भी बस मतलब उन्होंने शुरू में लीड ले ली थी और वो बस सरवाइव करके जीते थे। अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं रियल मैड्रिड से, तो आई थिंक 10-12 पॉइंट पीछे भी हैं वो। तो दोनों टीमों के बड़े सवाल उनके ऊपर हैं, और एथलेटिको के लिए के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि यूनाइटेड के ऊपर राल्फ रागनिक तो नए आए हैं, तो उनके ऊपर शायद इतना प्रेशर ना। सिमियोने का चैंपियंस लीग में पिछले 2-3 सालों से वो परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम बनाया था। 2014 और 2016 के फाइनल तक एथलेटिको पहुंची थी। वो वाली टीम जो है वो अब आपके सामने नहीं रही। तो सिमियोने के ऊपर थोड़ा प्रेशर है कि वो वहां से परफॉर्म करे। तो एथलेटिको यूनाइटेड वाला मैच भी इंटरेस्टिंग होगा, और प्रेशर फॉर वंस मैच यूनाइटेड के ऊपर नहीं, उनके ऑपोजिशन के ऊपर होगा। बिल्कुल सही। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि फर्स्ट लेग का आगाज़ हो रहा है राउंड ऑफ 16 में 16 फरवरी से मैच डे होगा। 16 फरवरी को, उसके बाद 17 फरवरी को फर्स्ट लेग के मैचेस खेले जाएंगे, 23 फरवरी को, 24 फरवरी को। हसन, हम देख रहे हैं कि अभी ओमिक्रॉन की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच, अभी जो लीग मैच है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है ओमिक्रॉन की वजह से। तो इस वजह से यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस भी मुतासर हो सकते हैं, या क्लोज डोर्स में विदाउट स्पेक्टेटर्स मुकाबले करवाए जा सकते हैं? देखिए, एक चीज तो हमें बाजी हो गई है इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जीते हुए, कि आपको अंदाजा नहीं है कि आज से 2 हफ्ते बाद भी क्या होगा, लेट अलोन 2 महीने बाद। हम देख रहे हैं एनबीए के मैचेस पोस्टपोन हो रहे हैं, एनएफएल के मैचेस पोस्टपोन हुए। अभी एनबीए के तो आई थिंक शिकागो बुल्स के मैचेस पोस्टपोन हुए। हमने क्रिकेट में देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम के साउथ अफ्रीका नीदरलैंड सीरीज के ऊपर इश्यूज हो गए। साउथ अफ्रीका प्लेयर्स जो गए हुए थे उनके आने का अब डिफरेंट लीग्स में साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के जाने का मसला हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली तो वो आइडेंटिफाई ओमिक्रॉन जो है वो साउथ अफ्रीका में हुई थी। अब इंग्लैंड में वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अब उसका क्या होगा वो देखना होगा। तो अभी तो हम आज तो 14 दिसंबर है, अभी तो ऑलमोस्ट 60-62 दिन पड़े हैं चैंपियंस लीग मुकाबले होने में। तो तब तक बिल्कुल। दुनिया जो है ओमिक्रॉन के साथ किस तरह फाइट करती है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। मुझे अभी भी याद है पीएसएल 5 जब मार्च शुरू हुआ तो हम यही बात कर रहे थे कि जी ये कोविड जो है ये अभी तक सिर्फ कुछ वेस्टर्न ममालिक को हिट किया है। उस वक्त चाइना को तो कर गया था, बट अमेरिका, इटली की बात हो रही थी, ईरान की बात हो रही थी। और 15 मार्च, 15 दिन बाद जो है वही पीएसएल जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, क्योंकि कोविड पाकिस्तान में आ गया हुआ था। तो ये 15 दिन में अगर ऐसे हो सकते हैं, 2 महीने पे तो आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। और अब तो खैर जैसे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स भी ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन 2 साल पहले वाली बहरहाल कोविड की वजह से नहीं है, क्योंकि एसओपीज भी मालूम है, हमें उससे बचने का तरीकाकार भी मालूम है, और वैक्सीनेशन तो मोस्टली हो चुकी है। बहरहाल फुटबॉल में क्या होगा ये तो हमने आपको बताया। चैंपियंस लीग के ड्रॉज हो चुके हैं। रीड्रॉज क्यों हुए? क्योंकि वो मुकाबले जो शायकीन देखना चाहते थे वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इंटीग्रिटी का सवाल उठा। जब रिएक्शन आया तो उस पर बात हुई। अब कुछ बात करते हैं फार्मूला 1 की। हसन, दुनिया को वर्ल्ड चैंपियन मिला, और आखिरी 2 सेकंड्स, आखिरी लैप में 2.2 सेकंड्स का फर्क, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इस पर भी कुछ रिएक्शन आया सोशल मीडिया पर कि वर्स्टैपन लुइस हैमिल्टन से छीन के ले गए फतह। हाँ, और इसमें भी जब बात आती है कि स्पोर्टिंग बॉडीज की क्या इन्फ्लुएंस होती है, तो वो भी दिखाई दी कि मतलब हैमिल्टन वाज इन द लीड, क्रैशेस हुए, इश्यूज हुए, सेफ्टी कार आई। सेफ्टी कार की वजह से सारी गाड़ियां जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ लग जाती हैं, बिकॉज आपको एक स्पीड लिमिट रखी जाती है। और उसके बाद सिर्फ आई थिंक 1.5 लैप था या 1 लैप था उसके बाद, जहाँ पे उनके पास मौका था। वर्स्टापन सेकंड थे, हैमिल्टन फर्स्ट थे। पूरे साल की जो पूरी जितनी रेसेस थी उनका एंड बेसिकली 1 लैप पे जाके हुआ। और उसमें यह हुआ कि वर्स्टापन के पास फ्रेशर टायर्स थे, उनकी गाड़ी बेहतर हालत में थी, तो वो जीत पाए। हैमिल्टन के फैंस और हैमिल्टन के खुद उनकी तरफ से इतना इशू नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की फैन बेसिस होती है उनकी तरफ से बड़ा इशू आया। और वर्स्टापन और हैमिल्टन की आई होप कि अभी एक राइवलरी बन जाएगी, बिकॉज हैमिल्टन 7 दफा जीते हुए थे, 8वां उनका टाइटल के लिए जा रहे थे। वर्स्टापन 23-24 साल की उम्र में वन ऑफ द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं अब।
तो गोइंग फॉरवर्ड ये एक अच्छी राइवलरी हो सकती है, एक एक्सपीरियंस्ड मतलब ऑल टाइम ग्रेट की वर्सेस द नेक्स्ट अप एंड कमिंग ड्राइवर की, जो कि इन चीजों पे ही तो F1 रिलाई करता है, यही राइवलरीज, बेशक वो प्रोस्ट और सेना हो, बेशक वो हाकिनन और शूमाकर हो, बेशक वो वेटल वर्सेस हैमिल्टन हो, इन्हीं पे हमेशा F1 ने रिलाई किया है, और ये F1 के लिए बड़ी खुशाइन चीज है। बिल्कुल, या इसी तरफ मैं आ रहा था कि हैमिल्टन गुज़िश्ता 1-2 साल में हमें अकेले नजर आ रहे थे लीड करते हुए, और उनको मुकाबला या फिर टफ टाइम देने के लिए वर्स्टैपन स्टेप अप हुए हैं। तो ये राइवलरी अब यहाँ से वर्स्टैपन लेके चलेंगे या फिर हैमिल्टन टफ टाइम देंगे और कम बैक करेंगे अगले साल? वो तो डिपेंड करेगा उनकी गाड़ियों पे, क्योंकि अगर आपको याद हो आज से 6-7 साल पहले जब सेबास्टियन वेटल, जब रेड बुल की बेहतरीन गाड़ियां होती थी तो सेबास्टियन वेटल डोमिनेट कर रहे थे, फिर जब मर्सिडीज आई और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा हो, हम जिस भी स्पोर्ट की बात करें, ये कहना बहुत आसान है मुकाबले के बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके रिसोर्सेज मैटर करते हैं, और मर्सिडीज के पास रिसोर्सेज थे तो हैमिल्टन ने उस तरह से डोमिनेट किया। अब रेड बुल ने दोबारा से कम बैक किया विद वर्स्टैपन। व्हाट आई वांट इज कि गोइंग फॉरवर्ड दोनों मर्सिडीज और रेड बुल एटलीस्ट, एंड होपफुली कम बैक फॉर फरारी एज वेल, कि 3-4 जो बड़ी बड़े कंस्ट्रक्टर्स हैं उनका मुकाबला हो, ताकि ये राइवलरीज और ज्यादा बनती जाएं, क्योंकि इवन वेटल के ईयर्स की बात करें, हैमिल्टन के ईयर्स की बात करें, वन ऑफ द थिंग्स जो कि F1 थोड़ा लैक कर रही थी वो कि एक ही जब बंदा डोमिनेट करना शुरू हो जाता है, जब बेशक वो शूमाकर हो, बेशक वो वेटल हो, बेशक वो हैमिल्टन हो, तब उस F1 जो है तो उसमें थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं बोरियत आ जाती है, लेकिन जब तक राइवलरीज हो, डिसाइडेड हो जाता है ना कि ये ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, तो अब जो भी ग्रां प्री हो रही है उसमें यही लैप लीडर भी बनेगा, यही जो पोल रेस होगी उसमें भी यही जीतेगा, तो फिर वो जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से खत्म हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कि आपका जब तक मुकाबला नहीं होगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, कंपेटिटिव स्पिरिट नहीं होगा, तब तक स्पोर्ट का मजा नहीं आता। स्पोर्ट का तो मजा ही तब आता है अनलेस कि जब कोई डोमिनेट करे, वो रॉजर फेडरर की तरह कहो कि उसकी डोमिनेशन में भी एक खूबसूरती हो, तो फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट देखते हैं, आपको याद होगा 2000 से लेकर 2007-8 तक का जो एरा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था, तो बाकी टीमें बस यही कोशिश कर रही होती थी कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। तो वो जब एक ही टीम एक ही जगह पे डोमिनेट कर रही होती है, तो वो इतना, अनलेस कि वो बहुत खूबसूरती से कर रही हो, उसका कोई इतनी इंजॉयमेंट नहीं रहती आफ्टर लाइक 1-2 साल बाद। और हम ये भी तो मिसाल दे सकते हैं ना कि वर्ल्ड कप से लेके अब तक जो हमारी टीम T20 में परफॉर्म कर रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक जो हम इंडिया के साथ कर रहे हैं आईसीसी के इवेंट्स में, वैसे तो वो खेलने को तैयार नहीं है, उस तरह से डोमिनेट करते हुए फिर ये है कि इंटरेस्ट आता है बाकी टीम्स अगर मुकाबला करती हैं। सबील सच्चल ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। सबील, आपको खुशामदीद कहते हो। सबील, हम बात कर रहे थे चैंपियंस लीग की अब से कुछ देर पहले, और रीड्रॉज हुए हैं अब मुकाबले दोबारा से 16 फरवरी से वो जो मुकाबले 3 घंटे पहले बताए गए थे वो मुकाबले नहीं होंगे। टीम्स को नए सिरे से ग्रुपिंग उनकी की गई है। अब बेहतर ग्रुपिंग हुई आप समझ रहे हैं अब टीम्स के मुकाबले, या पहले जो कोशिश की गई थी, या जिस तरह से ड्रॉज हुए थे पहले? देखिए, ड्रॉज ऑब्वियसली रीडू होने पड़ रहे थे, क्योंकि अगर आप फैंस नोटिस कर सकते हैं ये बहुत बड़ी एरर थी यूएफए के पार्ट पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो टाइज आए अभी, इट डिपेंड्स आप किसके फ़ैन हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रोनाल्डो मेसी को देखना चाह रहे थे फेस ईच अदर, वो अब नहीं होएगा क्योंकि यूनाइटेड पीएसजी की गेम नहीं हो रही, और मेरे ख्याल से पीएसजी एथलेटिको मैड्रिड यूनाइटेड भी एक बहुत अच्छा मुकाबला है, बट एथलेटिको मैड्रिड को ज़्यादा फेवर करता था। जो पीएसजी की डिफेंसिव इश्यूज अभी आ रहे हैं वो मैन यूनाइटेड पे ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकता था। एथलेटिको मैड्रिड एज ए टीम काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाती है, स्पेशली प्रेसिंग टीम काफ़ी है। उसके अलावा चेल्सी को लीड मिली है, जो लीग में उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, बट चैंपियंस लीग में उनका काफ़ी अभी अच्छा फॉर्म जा रहा है। तो इट डिपेंड्स अब किस टीम के फ़ैन है। फिर भी अच्छे मुकाबले, द गुड मैचेस, और आगे भी एक्साइटिंग तो है, चैंपियंस लीग हमेशा होता है। अच्छा सबील, मैं और हसन बात करते हैं फार्मूला 1 पर। दुनिया को नया चैंपियन मिला वर्स्टैपन। ये चैंपियनशिप अब राइवलरी, हसन कह रहे हैं राइवलरी स्टार्ट होगी दोनों की, लुइस हैमिल्टन की भी और उसकी। और पर्सनली मुझे जो फील आई कल की रेस के बाद वो ये था कि अब वर्स्टैपन लुइस हैमिल्टन को करीब नहीं आने देंगे। देखिए, मैं खुद वर्स्टैपन फैन हूँ, तो मैं बड़ा खुश था कि जीते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ राइवलरी लुइस हैमिल्टन, अभी वर्स्टैपन ने काफ़ी ज़्यादा करना होगा हैमिल्टन के लेवल पे पहुंचने के लिए। मगर वो राइवलरी डेफिनेटली, अगर आप वर्स्टैपन के इंटरव्यूज़ भी देखें, हैमिल्टन जितना क्लास दिखाता है वर्स्टैपन उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। काफ़ी अग्रेसिव होता है, काफ़ी
आई वुडंट से इल मैनर्ड होता है, मगर उनका है ये काफ़ी एटीट्यूड वो भी दिखाते हैं। बट आई होपफुली ये आपको एक नया चैम्पियन नजर आए जो ऑब्वियसली फ्यूचर ईयर्स में और चैम्पियनशिप्स जीतेगा। और हैमिल्टन भी कहीं जा नहीं रहा जस्ट बिकॉज ही इज ओल्ड, ये उसका ये मतलब नहीं है कि वो कम्पीट नहीं कर सकता, वो अभी तक कम्पीट करेगा। और इन ही इज़ गॉट अ न्यू कंपेटिटर वर्स्टैपेन में, और ये उन्हें नया कंपटीशन देंगे और हैमिल्टन शायद अब एक और लेवल तक पहुंच जाएंगे। जब कंपटीशन होती है जैसे हसन भाई ने कहा है, फिर आपके खुद आपके लेवल्स इंक्रीज होने पड़ते हैं नो मैटर हाउ गुड यू आर। बिल्कुल सही जी। और जो फार्मूला 1 के फैंस हैं वो देखेंगे अगले बरस अगले सीजन में कौन सा कंस्ट्रक्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, कौन सा ड्राइवर ज़्यादा परफॉर्म करता है। और अपनी इस जीत से वर्स्टैपेन कुछ मैच्योरिटी दिखाते हैं, जैसे सबील कह रहे थे कि वो मैच्योरिटी उतनी नहीं दिखाते जिस क्लास का मुजाहरा हैमिल्टन करते हैं। हसन चीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स 360 से अपने मेज़बान रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। Here he goes again.